नमस्कार साथियों, मैं शुभोदय बिजली दैनिक भास्कर भरतपुर से। आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले रोलर्स के बारे में और उनके इस्तेमाल की उनके क्या यूजेस हैं। चलिए आइए समझते हैं। मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि हमारे प्रिंटिंग में कौन कौन से रोलर कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊपर से। जैसा कि आप लोग इसमें देख पा रहे हैं, ये इंक डक्ट है जहाँ हम लोग स्याही भरते हैं, ठीक है। उसके साथ लगा हुआ ये पहला रोलर होता है जिसको हम इंक डक्ट रोलर कहते हैं। इंक डक्ट रोलर इसीलिए क्योंकि ये डक्ट के साथ लगा हुआ है और ये इस डायरेक्शन में चलता है, जैसा कि मैंने आपको मार्क कर रखा है, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि ये यहाँ से स्याही लेके आगे फॉरवर्ड करेगा। ये स्टील का रोलर होता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे आगे इंक फीड रोलर। इंक फीड रोलर ऑन ऑफ कर सकते हैं हम इसको। इंक फीड रोलर का काम आगे इंक डक्ट से स्याही लेके आगे इसी चेन में आगे हमको सप्लाई करना होता है और इंक फीड रोलर जो होता है वो मेटल का बना होता है। इसके बाद हम आएंगे जो हमारे रबर रोलर्स मशीन में लगे होते हैं। सबसे पहला रोलर जो भी होता है हमारे मशीन में जो इंक फीड से टच होता है वो होता है इंक टेक ऑफ रोलर। इंक टेक ऑफ रोलर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टेक ऑफ, इसके नाम में ही इसकी खासियत छुपी हुई है। इंक टेक ऑफ रोलर ये टेक ऑफ करता है, मतलब पहला रोलर जो होता है वो टेक करता है इंक फीड से, ठीक है। इसका जो डाया होता है वो 70 mm होता है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा बड़ा रोलर आता है, इसका नाम होता है इंक ऑक्सीलेटर रोलर। ऐसे दो रोलर लगे होते हैं। इंक ऑक्सीलेटर का क्या काम होता है? इंक ऑक्सीलेटर का यही काम होता है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो चलता ही है, साथ ही साथ ये टू एंड फ्रो भी मूवमेंट करता है। टू एंड फ्रो से मतलब है अंदर बाहर, आगे बैक, आगे की तरफ तो चलता ही है, ये इस डायरेक्शन में तो चलेगा ही चलेगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पर ये साइड वाइज मूवमेंट भी करेगा। इसका मेन कारण करने का यही है ताकि आपकी जो इंक है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए पूरी तरफ इस तरीके से। ऐसे तो चल ही रहा है, सारे रोलर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर ये इसके साथ साथ ये मूवमेंट भी करेगा जिससे क्या इंक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। इसके बाद फिर एक रोलर आता है रबर रोलर जो 70 mm का होता है, इसको नाम दिया गया इंटरमीडिएट रोलर। इंटरमीडिएट रोलर कहने का मतलब है इंटरमीडिएट, ये बीच का रोलर होता है जो दोनों ऑक्सीलेटर के बीच इंक को सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा एक ऑक्सीलेटर रोलर आता है, इसका भी वही काम है, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है जिससे हमारी अंदर बाहर इंक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। इसके बाद हम आते हैं इंक फॉर्म रोलर्स पे। इंक फॉर्म रोलर्स हमारी जो प्रिंटिंग सेक्शन है, एक सेक्शन में दो लगे होते हैं, एक 70 mm का होता है, एक 67 mm का होता है। पहले हमको जानने की जरूरत है कि हमारी मशीन में दो इंक फॉर्म रोलर्स क्यों होते हैं। हम एक में भी तो काम चला सकते थे, पर दो इंक फॉर्म रोलर्स होने का कारण यही है ताकि हमको इंक की इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। क्योंकि इंक जो होती है हमारी वो पेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। जब यहाँ से इंक सप्लाई आए तो वो इतने सारे रोलर से होते हुए इसलिए आती है ताकि इंक प्रॉपर इवननेस आ जाए उसमें, जो उसमें इवन होनी चाहिए, जो कॉपी में आनी चाहिए, सिलेंडर्स के होते हुए पेपर में जो आनी चाहिए, इसलिए इतने सारे रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं। दो इंक फॉर्म रोलर इस्तेमाल करने का कारण ये है कि देखिए पहला वाला जो रोलर होगा वो फ्रेश इंक अप्लाई करेगा हमारे प्लेट सिलेंडर पे, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो रोलर होगा वो क्या करेगा, वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मान लीजिए पहले वाले रोलर में आई, मान लीजिए कहीं ज़्यादा स्याही है कहीं कम स्याही है, तो पहले वाला रोलर में जैसी स्याही आएगी वो वैसा ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा वाला क्या करेगा कि जहाँ ज़्यादा स्याही है वहाँ वो उसको इवन करेगा, वहाँ से थोड़ी बहुत स्याही बैक लेगा, और जहाँ हमारी कम स्याही है वहाँ उससे वो अपने जो रोलर की स्याही है वो उसको देगा। प्रिंटिंग का एक सिद्धांत है, रोलर का एक सिद्धांत है कि वो जितनी स्याही देता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा वो वापस लेता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि दो इंक फॉर्म रोलर लगाने से क्या है कि हमारी इंक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंक का वो प्रॉपर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इन दो इंक फॉर्म रोलर्स के बाद फिर आता है ये हमारे फॉर्म रोलर्स, इसीलिए कहलाते हैं कि ये प्लेट सिलेंडर से टच होते हैं, ये फॉर्म करते हैं, मतलब पहली लेयर ये प्लेट सिलेंडर पे यही दोनों रोलर्स डालते हैं, इसलिए इनको फॉर्म रोलर्स कहते हैं। इधर आपका प्लेट सिलेंडर आ जाएगा, इससे अटैच आपके फिर ये डैम्पिंग सिस्टम होता है जिसमें डैम रोलर भी 70 mm का हम लगाते हैं, जो डैम फॉर्म, इसको भी डैम फॉर्म इसलिए कहा जाता है कि ये डैम फॉर्म है, मतलब पानी ये प्लेट पे सप्लाई करता है। इससे जुड़ा हुआ वाटर ऑक्सीलेटर रोलर है, ये भी सेम इसी का काम है जो इंक ऑक्सीलेटर का होता है, ये भी टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है वाटर ऑक्सीलेटर। फिर ये डैम क्लॉथ है जिसको हम अपनी भाषा में पानी वाला रोलर या कपड़े वाला रोलर कहते हैं, जो हम कपड़ा चढ़ा के इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसमें पेन रोलर होता है जो पानी की पहली लेयर सप्लाई करता है डैम क्लॉथ पे, डैम क्लॉथ से वाटर ऑक्सीलेटर पे, उसके बाद डैम फॉर्म पे, और फिर ये प्लेट सिलेंडर पे होता है। अब इसमें इस जो पूरी चेन है इसमें हमको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि हमने दो इंक फॉर्म रोलर लगा दिए, ठीक है, पर
आपने ध्यान दिया होगा कि दोनों इंक फॉर्म का जो डाया है, जो डायमीटर है, वो अलग अलग होता है। एक 70 mm का होता है, एक 67 mm का होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? इनको हम एक भी तो लगा सकते हैं, हम दोनों 70 mm कर दें। पूरी मशीन में हमारा केवल एक सिंगल रोलर है जिसका डायामीटर हमने अलग रख रखा है। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। दोनों अलग अलग रोलर्स का डायमीटर रहने का कारण है, जो त्रुटि इसमें ना आए, उसका कारण है स्टारवेशन। अगर हम दोनों सेम रोलर 70 के लगाएंगे तो हमको स्टारवेशन की दिक्कत आएगी। स्टारवेशन से कहने का मतलब है अपर्याप्त, या जितनी हमारी जरूरत हो उतनी इंक ना मिल पाए। देखिए, इसको हम समझेंगे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये 70 का रोलर है, ठीक है ना, और ये भी 70 का लगा हुआ है, तो इसका जो एक साइकिल होगा वो भी 70 mm का होगा, और इसका जो एक साइकिल होगा प्लेट सिलेंडर पे वो भी 70 mm का होगा। इससे क्या होगा कि जहाँ पे जो इंक अप्लाई हो रही है वो बार बार उसी साइकिल में अप्लाई होती जाएगी। इसलिए क्या इंक की डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। मान लीजिए कहीं बहुत थिन लेयर की इंक है, अगर वहाँ अगर ज़्यादा इंक आ गई तो वहाँ ज़्यादा ही रहेगी, और जहाँ कम है तो वहाँ कम ही रहेगी। ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है जिसको हम स्टारवेशन से समझ सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक हल्का सा कम डाया का 67 mm का रोलर लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि इसका डाया तो 70 mm का है, तो इसका जो एक साइकिल होगा वो 70 mm का होगा, और इसका जो साइकिल होगा वो 67 mm का होगा। 3 mm कम होने से क्या फायदा हुआ कि इसका साइकिल जो है वो अलग हो गया, इसका साइकिल अलग हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो इंक की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुई आपकी, वो दोनों अलग अलग हो गई, जिससे हमारी प्रॉपर इंक जो है ट्रांसफर होगी। इसको आप एक तरीके से इसमें भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपको मशीन में प्रॉब्लम ये आई होगी, आप लोगों ने फेस करी होगी। जैसे मान लीजिए कभी हमें प्रिंटिंग के दौरान मान लीजिए कि एक इंक रोलर की सेटिंग आपकी लूज हो गई, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप ऊपर से देख रहे हैं कि इंक फिट से आपने इंक कीज ओपन कर रखी है, आपने स्याही की चाबी ओपन कर रखी है, वहाँ से इंक तो आ रही है, इंक फिट से होते हुए नीचे भी आ रही है, पर बहुत बार आप देखोगे कि प्रॉपर इमेज पर नहीं आ पा रही। जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर मास्क हेड के थ्रू आपकी इंक आ रही है, परंतु जब आप गिरेबार की तरफ नीचे की देखेंगे कि वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इंक नहीं आ रही है। आप इंक ओपन करते जाएंगे पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस पोजीशन में हमको देखना है कि जो हमारा इंकफॉर्म रोलर है वो दोनों इंकफॉर्म रोलर क्या दोनों की सेटिंग बराबर है। ऐसा होगा कि किसी एक इंकफॉर्म रोलर की आपकी सेटिंग लूज हो गई, जिस वजह से क्या होगा कि आपके ऊपर तो इमेज पे इंक दिखेगी पर वो नीचे इमेज पे इंक नहीं दिखेगी। यही कारण है कि हम दो रोलर अलग अलग डाया के लगाते हैं। इस विषय में जो ये पूरा चार्ट है, जहां आप देख रहे हैं कि इंक डक्ट से लेके और प्लेट सिलेंडर तक, ये पूरा एक रोलर चेन कहलाता है। रोलर चेन का क्या कारण है, ये पूरी एक रोलर, जैसे हम ट्रेन के बारे में बात करते हैं, इसी तरह ये रोलर चेन है, मतलब एक श्रृंखला से लेकर दूसरी श्रृंखला तक खत्म होना। इसका यही कारण है कि ये प्रॉपर इंक का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, ताकि हमारी प्रिंटिंग में जो इंक आए, जो हमारी इमेज पे कॉपी आए, वो बिल्कुल शार्प आए और इंक उसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस बार